बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। ये जो ख़बर है ये सऊदी अरब के हवाले से है और अमेरिका के हवाले से। अमेरिका ने एक अनाउंसमेंट की है और दुनिया भर के अखबारात में छपी है। अल जज़ीरा में छपी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, वाशिंगटन पोस्ट में छपी है, अरब अखबारात के अंदर छपी है। डेवलपमेंट ये है कि जो हौसी बागियों को, हौसी बागी इनका ताल्लुक़ यमन से, आज मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इनकी सऊदी अरब से लड़ाई क्या है और कब से चल रही है, लड़ाई शुरू कैसे हुई और अब तक वो लड़ाई किस लेवल तक पहुँची है, अमेरिका का और सऊदी अरब का क्या किरदार है और सऊदी अरब हौसी बागियों को क्यों ख़त्म करना चाहता है। ये बागी का नाम भी इनको जो है वो दिया गया है इन्हीं गुज़िश्ता सालों में, इससे पहले इनका ऐसा नाम नहीं था। हुआ क्या, ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। अभी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका ने कहा कि ये जो हौसी बागियों को शामिल किया गया था एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो बैंड, और इनको अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इस वक्त यमन का कंट्रोल बहुत हद तक हौसियों के पास ही है और ये वहाँ की शिया कम्युनिटी है जो यमन की रहने वाली है। लिहाजा जब इनको बैन किया गया तो ये वक्त वो था कि 19 जनवरी 2021 को, यानी जब डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार का आखिरी दिन था, तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने, माइक पोम्पियो ने जो आखिरी काम किए थे उसमें यह किया था कि हौसी बागियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा रद्दमल दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गुज़िश्ता 40 सालों में इंसानी तारीख़ ने इतना बदतरीन कहत नहीं देखा होगा जितना बदतरीन कहत अब देखने के लिए मिलेगा यमन में। और इससे ऑलरेडी पहले ही हालात की वजह से 50,000 लोग भूख और कहत से मारे गए हैं और अब मज़ीद लगभग जो हैं वो 5 मिलियन लोग या 50 लाख लोग मारे जाएंगे आने वाले सालों में। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़तरा ज़ाहिर किया था, क्योंकि जब आप ब्लैकलिस्ट कर देंगे तो अजनास नहीं जाएंगी, खुराक नहीं जाएंगी, अद्वियात नहीं जाएंगी, हालात ज़्यादा बिगड़ते जाएंगे यमन के लोगों के लिए। ये लड़ाई है क्या, ज़रा इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझें, फिर आपको बताते हैं कि एक्चुअली अब सऊदी अरब के साथ होने क्या वाला है। सऊदी अरब ने 90 की दहाई में, यानी 1990, 91, 92, उस दौर के अंदर कुछ मुसलमान मुल्कों के अंदर मदारिस कायम करना शुरू किए थे। इसके पीछे दो बड़े मकासद थे। एक तो शिया सुन्नी एक डिवाइड है मुसलमानों के बीच में, क्योंकि सऊदी अरब सुन्नियों को लीड करता है और ईरान जो है वो शिया को लीड करता है दुनिया में। लिहाजा शिया कम्युनिटी को जो है वो कम करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, एक तो ये मकसद था कि मदारिस के अंदर इस्लाम वो पढ़ाया जाएगा जो अहले सुन्नत वल जमात का होगा, या वहाबी फ़िरका या देवबंद, ये ज़्यादा करीब तर हैं सारे, और ये सब अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात ही कहते हैं। दूसरी तरफ शिया हैं, उनके भी मुख्तलिफ तबकात हैं, लेकिन वो ईरान उनको लीड करता है, इस तरफ सऊदी अरब है वो उनको लीड करता है। तो ये एक डिवाइड चली आ रही है मुसलमानों में बदकिस्मती से। तो ये जो मामला था मदारिस खोलने का, सऊदी अरब ने मुख्तलिफ ममालिक में मदारिस खोलना शुरू किए जहाँ बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दी जाती थी और जहाद की तालीम भी दी जाती थी उस दौर में। और फिर जो जहाद था, इस्लामी जहाद, उसको लीड किया सऊदी अरब ने, अमेरिका ने उनका साथ दिया। फिर आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर इन्होंने रशिया को मारा था उससे पहले, और उसके बाद एक पॉलिसी के तहत सऊदी अरब जो है वो लगातार मदारिस बनाता चला गया। और इसके पीछे उसका मकसद ये था कि उसका कंट्रोल रहे इन मुल्कों पे, और ईरान जो है उसके अज़ाइम को या जो शिया कम्युनिटी है उसको मजबूत ना होने दिया जाए इन ममालिक में। इनमें एक मुल्क जो है वो यमन था। यमन का अगर आप नक्शा देखें तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि ये सऊदी अरब की जनूबी साइड पे नीचे समंदर के करीब है। इसको कहते हैं गल्फ़ ऑफ अदन। ये गल्फ़ ऑफ अदन जो है वो लगता है यमन के साथ, और यमन ऊपर जाके लगता है सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब जो है वो यमन के शुमाली साइड पे है। तो जो शुमाली साइड है जो सऊदी अरब के साथ यमन की लगती है, ये सरहद है तकरीबन 1307 किलोमीटर लंबी सरहद है जो सऊदी अरब और यमन को आपस में मिलाती है। इस सरहद के साथ साथ ज़्यादा आबादी शिया कम्युनिटी की है। अगर आप आबादी देखें यमन की तो उस आबादी का लगभग 35% शिया कम्युनिटी है और 65% सुन्नी आबादी है वहाँ की। लेकिन उन 35% में से जो 25% हैं, यानी जो टोटल आबादी का जो 25% हैं वो हौसी हैं,
वो एक कबीला है, एक ख़ानदान है आप समझ लें, और वो बहुत बड़ी तादाद में हौसी कबीला या हौसी बरादरी जो है वो यमन में रहती है। और इन सब के जो रहने की जगह है वो सऊदी अरब की सरहद के साथ साथ है। इवन लोग नहीं जानते, लेकिन ये हकीकत है कि सऊदी अरब में भी शिया बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। और शिया कम्युनिटी की जो सऊदी अरब में तादाद है वो सेंसस तो करवाते नहीं हैं, यानी मरदमशुमारी नहीं कराते मज़हब की या अकीदे की बुनियाद के ऊपर। लेकिन इस वक्त भी अगर आप डाटा देखें तो सऊदी अरब में 15 से 20% शिया कम्युनिटी रहती है। सऊदी अरब की जो आबादी है उसका लगभग 15 से 20% कहा जाता है कि वो शिया कम्युनिटी है, और वो भी वही हैं जो यमन के बॉर्डर के साथ ज़्यादातर लोग रहते हैं, या सऊदी अरब के दूर दराज इलाकों में ये लोग रहते हैं, बड़े शहरों में इस तरह से सेटल्ड नहीं हैं। और अगर आप यमन की आबादी देखें तो वो 2 करोड़ 90 लाख है, और 2 करोड़ 90 लाख की आबादी में से 70 लाख हौसी हैं। हौसी कबाइल के जो बशिंदे हैं उनकी तादाद जो है वो 70 लाख के लगभग है, जबकि 35% पूरी आबादी का जो है वो शिया कम्युनिटी है। हुआ ये कि जब सऊदी अरब ने मदारिस बनाने शुरू किए मुख्तलिफ ममालिक में, तो उन्होंने यमन में खासे मदारिस बनाए, और वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको मदारिस के अंदर आने की तरगीब दी गई, वहाँ पे पैसा खर्च किया गया। तो उस पर यमन के अंदर एहतजाज शुरू हुआ, और ये एहतजाज शुरू किया शिया कम्युनिटी ने। उन्होंने कहा जी कि सऊदी अरब हमारे इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहा है, और इससे एक शिया सुन्नी फसाद जो है वो पैदा होता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा इस यमन के अंदर। लेकिन सऊदीया को ऐसा लगता था कि यहाँ की जो हौसी बरादरी है या जो शिया कम्युनिटी है उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, और मुस्तकबिल में हमारे लिए यहाँ पे ख़तरा होगा, क्योंकि हमारी सरहद के साथ बहुत बड़ी तादाद में शिया कम्युनिटी रहती है, और कल को वो हमारे साथ एक झगड़े की कैफियत में आ जाएंगे, और ईरान के साथ किसी भी किस्म के कन्फ्लिक्ट की सूरत में ये ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। लिहाजा सऊदी अरब ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, ज़्यादा कोशिश की कि वहाँ पे इस शिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ग्रुप और तगड़ा ग्रुप बनाया जाए जो मदारिस से निकले और बहुत ताकतवर हों। इससे पहले ये तजुर्बा किया जा चुका था सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, जब तालिबान ने मदारिस से निकलकर पूरे के पूरे सोवियत यूनियन के टुकड़े कर दिए थे। अब सऊदी अरब इसी तजुर्बे को लेकर गया था यमन में, लेकिन यमन के अंदर हौसी कबाइल ने इसकी मुखालफत कर दी। सऊदी अरब को एक और बड़ा प्रॉब्लम भी है। बहरा अहमर जो है, जो स्वेज़ कनाल से नीचे की तरफ आता है, स्वेज़ कनाल आपको पता है दुनिया की बेहतरीन तजारत जो है वो वहीं से होती है। वो दुनिया का एक सबसे बड़ा तजारती रास्ता है, और इसराइल को उसका बहुत फ़ायदा है, वहाँ के ममालिक को उसका बहुत फ़ायदा है। उसके नीचे आ जाता है बहरा अहमर। बहरा अहमर को सऊदी अरब इस्तेमाल करता है, मिस्र भी इस्तेमाल करता है, दीगर कुछ मुल्क भी इस्तेमाल करते हैं, और ये एशिया और अफ्रीका के बीच में एक समुद्री पट्टी है। ये जो बहरा अहमर है ये एक ऐसा मुकाम आ जाता है जहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम हो जाती है। चौड़ाई इतनी कम हो जाती है कि लगभग 26 किलोमीटर रह जाती है, और 609 फुट तक वहाँ पे गहराई है समुद्र की। ये एक इंतहाई अहम जगह है जहाँ से ये चौड़ाई कम होती है। इस जगह को कहते हैं बाब अल मंदब। बाब अल मंदब, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं गेट ऑफ ग्रीफ, यानी तकलीफ का दरवाज़ा, या गेट ऑफ टीयर्स, आंसुओं का दरवाज़ा। तो ये इसकी बड़ी कहानियाँ इसके बारे में मशहूर हैं, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इस जगह पे एक तरफ यमन है, एक तरफ जबूती है। सऊदी अरब को हमेशा से ये खतरा रहा कि बहरा अहमर से जो वो तजारत करता है या इस समुद्री रास्ते को इस्तेमाल करता है, अगर यमन पे कभी हौसियों की हुकूमत आ गई और शिया कम्युनिटी वहाँ पे मजबूत हो गई, तो वो जबूती और अपने दरमियान मौजूद जो समुद्री रास्ता है वहाँ पे सऊदी अरब के लिए मसाइल पैदा करें। और यही बात बाकी ममालिक को भी लगती है। लिहाजा वो चाहते हैं कि यहाँ पे सुन्नियों की तगड़ी और ताकतवर हुकूमत रहे, और यमन के अंदर हमेशा सऊदी अरब ने वहाँ की जो सुन्नी हुकूमत है उसको बहुत सपोर्ट किया है। ये जो हौसी हैं ये हमेशा से कहते रहे कि जी हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत ना की जाए, लेकिन सऊदी अरब ये कहता रहा कि इनके ताल्लुकात ईरान के साथ हैं, और ये सऊदी अरब के अंदर मुदाखलत के प्लान्स बना रहे हैं। ये अपनी आबादी को यहाँ पे बाय डिज़ाइन बढ़ा रहे हैं, और किसी भी वक्त ये सऊदी अरब के लिए या इस खित्ते की सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरा बन जाएंगे। और ये यहाँ पे ईरान के एजेंट के तौर पे बैठे हुए हैं, और ये एजेंट्स बहुत सारे अरब ममालिक की इकॉनमी, उनकी मईशत और उनके रस्तों के ऊपर आइंदा के लिए ख़तरा बन जाएंगे, और उनकी सालमियत के लिए भी ख़तरा बन जाएंगे। जब इराक जंग शुरू हुई ये सन 2000 के बाद, तो इन लोगों ने खुलकर नारा लगा दिया, और नारा इन्होंने किसके खिलाफ लगाया? सऊदीया के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। और उस वक्त जो इनके सदर थे यमन के, उनका नाम था अली अब्दुल्ला सालेह। उन्होंने वॉर एंड टेरर को सपोर्ट किया था।
यानी वो अमेरिका के साथ खड़े थे। उन्होंने उस दौर में हौसी कबाइल को बहुत ज़्यादा दबा कर रखा। 2003 में शदीद तरीन एहतजाज हुए और जो उनके हौसियों के सरबराह थे उस वक्त, हुसैन बदरुद्दीन अल हौसी, वो कत्ल हो गए 2004 में। जब ये एहतजाज हो रहे थे उस वक्त वो कत्ल हो गए और उनके भाई अब्दुल मालिक बदरुद्दीन हौसी के पास क़यादत चली गई और वो क़यादत अब तक उन्हीं के पास है। और जो हौसी हैं ये कबाइल 2011 में इन्होंने एहतजाज अपने बहुत तेज़ कर दिए। जब अरब स्प्रिंग आया तो 2010 में अरब स्प्रिंग आपको पता शुरू हुआ था, तो 2011 में ये जो एहतजाज है ये यमन तक पहुंच गया। तो पहली मरतबा हौसियों को ये लगा कि उनको फ़ायदा उठाना चाहिए और उन्होंने इतना तगड़ा एहतजाज किया कि जो सदर थे यमन के उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ गया और उनकी जगह पे जो नायब सदर थे वो बन गए यमन के सदर। लेकिन जो नायब सदर थे ये सऊदी अरब के और भी करीब थे और सऊदी अरब को बहुत सपोर्ट करते थे। इनके दौर में बेपनाह करप्शन हुई और इन्होंने अपने दौर में दाइश को और अलकायदा को यमन में आने दिया। सऊदी अरब ने सपोर्ट किया, दीगर कुछ मुल्कों ने सपोर्ट किया, अमेरिका ने सपोर्ट किया कि हौसियों को मारो, ये ईरान के सपोर्टर्स हैं। तो उनको मारने के लिए जो सुन्नी अकायद के शिद्दत पसंद ग्रुप थे, अलकायदा या दाइश, उनको बुलवाया गया यमन में और उनको हौसी बागियों के साथ लड़वा दिया गया और उनको बागी करार दे दिया गया और इनके साथ उनकी जंग करवा दी गई। वो जंग बढ़ती चली गई और जंग इतनी ज़्यादा बढ़ी कि वहाँ पे एक सिविल वॉर शुरू हो गई और 21 सितंबर 2014 को कई शहरों के ऊपर हौसियों ने कब्जा कर लिया। हत्ता कि ऐसा हुआ कि दारुल हुकूमत सना पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया और रेडियो स्टेशन और सरकारी इमारत पे कब्जा कर लिया। वज़ीर आज़म को इस बीच में जो वज़ीर आज़म बने थे वहाँ पे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया और 22 जनवरी 2015 को सदारती महल पर कब्जा कर लिया हौसियों ने और सदर को गिरफ्तार कर लिया। मंसूर हादी जो हैं वो सदर थे और इनकलाबी इस्लामी कमेटी उन्होंने कायम कर दी और अपने ज़ेर निगरानी सारे इंतजामात ले लिए। अब हौसी जो हैं वो जो ग्रुप वहाँ पे दाखिल किए गए थे उनसे भी लड़ रहे थे, जो वहाँ की हुकूमत थी उनसे भी लड़ रहे थे और दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे थे। कुछ इत्तलात के मुताबिक रशिया और ईरान उनको पूरी सपोर्ट दे रहा था, उनको हथियार दिए जा रहे थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी और वो अपने यमन के ऊपर कब्जा करते चले जा रहे थे। सऊदी अरब को ख़तरा महसूस हुआ कि ये तो अगर इस तरह जंग जीत गए और इन्होंने कब्जा कर लिया तो ये कल को हमारे ऊपर भी अटैक कर देंगे, जो अभी वो कर भी रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया, वहाँ पे एक सिविल जहाज जो है उसको आग लग गई है और अक्सर वो रॉकेट और मिसाइल हमले करते रहते हैं हौसी बागी जो हैं। अब उनको बागी का जो है वो टाइटल दिया गया बाद में। तो ये जो सऊदी अरब को ख़तरा महसूस हुआ तो उसने 26 मार्च 2015 को सऊदी अरब ने 8-9 मुल्कों के साथ मिलकर एक हमला कर दिया यमन के ऊपर, क्योंकि यमन पे इस वक्त हौसियों का कंट्रोल था तो उनके ठिकानों के ऊपर हमला शुरू कर दिया गया बहुत बड़े पैमाने के ऊपर। सूडान, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, मिस्र, उर्दन, मराकश, सेनेगाल, ये वो सारे मुल्क हैं जिनको लगता था कि ये हमारे रास्ते बंद करेंगे कल को या इनकी मईशत इसके साथ जुड़ी थी। तो इन्होंने सबने मिलकर हमला कर दिया और इस हमले में अमेरिका ने उनका साथ दिया, इंग्लैंड ने उनका साथ दिया और अमेरिका के इत्तहादियों ने भी उनका साथ दिया। ये लड़ाई बढ़ती चली गई और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग इस लड़ाई में मारे गए हैं मार्च 2015 से दिसंबर 2020 तक, उनकी तादाद 2,33,000 से ज़ायद है। 2,33,000 से ज़ायद लोग मारे गए और 50,000 अफराद कहत की वजह से मर चुके हैं। ये ज़्यादातर एरियल स्ट्राइक की गई हैं, मिसाइल अटैक किए गए हैं और एयरफोर्स के ज़रिए से हमले किए गए हैं। अब इस वक्त सऊदी अरब ये चाह रहा था कि पूरी दुनिया उसका साथ दे और वो ये जो हौसियों का या हौसी कबाइल का जो एक ख़तरा है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दे और सऊदी अरब महफूज हो जाए। लेकिन अमेरिका की जो नई क़यादत है वो सऊदी अरब का साथ नहीं दे रही बल्कि उनके खिलाफ चल पड़ी है। ना सिर्फ उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये मुश्किल पैदा कर दी है कि जो सहाफ़ी कत्ल हुआ था उस सहाफ़ी के कत्ल के मामले में अमेरिका में जो रिपोर्ट मौजूद है उसको वो ओपन कर रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब के साथ जो हथियारों की डील थी उसको कैंसिल कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर जो हम इत्तहादी के तौर पे मौजूद थे यमन की जंग में, उन्होंने अपने आप को इस इत्तहाद से भी अलग कर दिया है। और अब 16 तारीख को, यानी 16 तारीख आएगी आपके मंगल वाले दिन, 16 तारीख को 16 फरवरी को वो हौसी बागियों को निकालने जा रहे हैं ब्लैक लिस्ट से और अब वो एक नॉर्मल ग्रुप के तौर पे मौजूद रहेगा। अमेरिका की इस बदलती हुई पॉलिसी को अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो सराहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे कत्ल होने से इससे बच जाएंगे और यहाँ पे जंग के अलावा कोई और सलूशन निकाला जाए। लेकिन क्या ये सलूशन सऊदी अरब को कबूल होगा और क्या हौसी बागी
अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं और यमन में उनको ताकत मिल जाती है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो सऊदी अरब के मफादात को बाकी रहने देंगे, या सऊदी अरब के रस्तों को नहीं रोकेंगे, या सऊदी अरब के रास्ते में कांटे नहीं बिछाएंगे, या सऊदी अरब के ऊपर मुस्तकबिल में कोई अटैक नहीं करेंगे, या ईरान के साथ मिलकर सऊदी अरब के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे, या वो अमेरिका की नई हुकूमत को सऊदी अरब के खिलाफ सपोर्ट नहीं देंगे। ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं जो अब पैदा हो रहे हैं। नई हुकूमत ने बिल्कुल ही पैंतरा बदल दिया है। तो हौसी कबाइल और सऊदी अरब ये आमने सामने रहे हैं गुज़िश्ता 5 साल जंग के अंदर। हौसी ये कहते हैं कि वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। इससे पहले उनको इराक और मुख्तलिफ मुल्कों से बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप भेजे गए जो उनको मारने के लिए आए, उन्होंने उनसे जंग लड़ी, वहाँ की हुकूमत से जंग लड़ी, वहाँ पे इनकलाब लेकर आए, और उसके बाद अब वो सऊदी से और 9 मुल्की इत्तेहाद के साथ एक जंग लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है, जबकि सऊदी अरब ये कहता है कि ये इस खित्ते का एक बहुत बड़ा नासूर है और इतना बड़ा ख़तरा है कि अगर ये बाकी रहा तो खित्ते के ममालिक बहुत बड़ी मुश्किल से दो चार हो जाएंगे। सिचुएशन बड़ी कम्प्लेक्स है। अमेरिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था और अमेरिका ने एकदम पैंतरा बदला है। तो उनका जो पैंतरा बदलना है वो पाकिस्तान के लिए क्या होगा ये मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा, क्योंकि सऊदी अरब को अब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।